स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 510 500 सीरीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड। इस स्टैंडर्ड की एक खासियत है, ये स्टैंडर्ड तभी लगेगा जब आपका ऑडिट एंगेजमेंट एक इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट हो। अगर आप एक इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में हैं तो आपको ओपनिंग बैलेंसेस के लिए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना पड़ेंगे। ये इन नटशेल इस स्टैंडर्ड का ब्रीफ है। फिर से समझें, अगर आप एक इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में हैं तो आपको ओपनिंग बैलेंसेस के लिए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना पड़ेंगे। मैं बस इतना कह रहा हूं और कुछ भी नहीं कह रहा हूं, जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट। मतलब अगर हम इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में ना हो तो हमें यह स्टैंडर्ड लगाने की जरूरत ही नहीं है। जी बिल्कुल सही है, यह स्टैंडर्ड लगाने की जरूरत ही नहीं है अगर आप कहां हैं, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में नहीं है। तो हम कब कहेंगे कि हम इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में हैं? सर, एन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट इज एन एंगेजमेंट इन विच financial statements of prior periods are either not audited or audited by predecessor auditor। यहां छोटी सी मिस्टेक हो गई है लिखने में, आप उसको थोड़ा सा सुधार लें। An engagement in which financial statement for prior period, यहां which लिखना रह गया, आप जरा सा थोड़ा सा कष्ट उठाएं और उसको which कर लें। An engagement in which financial statement for prior periods are either not audited, prior period के financial statement audited नहीं है या audited तो हैं but they are audited by predecessor auditor। है तो सही audited, लेकिन predecessor auditor ने audit किए, मतलब हमारे अलावा कोई auditor था। यानी जिस कंपनी में हम ऑडिट करने गए हैं वहां या तो पहली बार ही ऑडिट हो रहा है क्योंकि पिछली बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड थे ही नहीं, और या फिर लास्ट ईयर ऑडिटेड तो थे लेकिन हमने नहीं किए, किसी और ने किए। उसे आप कहोगे इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा सोच कर देखते हैं। प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर। करंट ईयर में हमें ऑडिटर अपॉइंट किया गया, प्रीवियस ईयर उसका कोई ऑडिट ही नहीं हुआ था। करंट ईयर में उसे अपॉइंट किया गया लेकिन प्रीवियस ईयर में वो एंटिटी थी ही नहीं। करंट ईयर में हमें ऑडिटर अपॉइंट किया गया, प्रीवियस ईयर में ऑडिट हुआ है एंड हमने ही किया है, और करंट ईयर में हमें ऑडिटर अपॉइंट किया गया, प्रीवियस ईयर ऑडिट तो हुआ है पर हमने नहीं किया है। 4 केसेस लिए। प्रीवियस ईयर में ऑडिट नहीं हुआ है और इस ईयर हम ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं, SA 510 बिल्कुल लगेगा। प्रीवियस ईयर ऑडिट होना ही नहीं था क्योंकि एंटिटी तो इसी साल बनी है, इनकॉर्पोरेट ही इसी साल हुई है, तो जब ओपनिंग बैलेंसेस हैं ही नहीं तो ऐसे 510 लगेगा क्यों? बिल्कुल नहीं लगेगा। प्रीवियस ईयर हमने ही ऑडिट किया है, इस बार भी हम ऑडिट कर रहे हैं, ऐसे 510 लगेगा ही नहीं। उसके बाद प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट तो हुए हैं लेकिन हमने नहीं किए हैं, लेकिन इस साल हमें ऑडिटर अपॉइंट किया गया, बिल्कुल लगेगा सर ऐसे 510, बिल्कुल लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? इट वुड बी एप्लीकेबल। तो सर कहने का कुल जमा मतलब यह है कि स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 510 हमेशा नहीं लगेगा, सिचुएशंस में लगेगा। चलो एक सिचुएशन और देता हूं आपको।
बताओ ऐसे 510 लगेगा कि नहीं लगेगा? सी, एक एंटिटी 18-19 में मोर देन 1 करोड़ थी, 19-20 में लेस देन 1 करोड़ थी टर्नओवर वाली पार्टनरशिप फर्म, 20-21 में भी लेस देन 1 करोड़ है और 21-22 में मोर देन 1 करोड़ पे पहुंच गई। हाँ, तो इस साल ऑडिट हुआ, इन 2 साल ऑडिट नहीं हुआ, इस साल ऑडिट हो रहा है। ऑडिटर सेम है, मिस्टर घनघोर इज द ऑडिटर हियर एंड हियर ऑल्सो। घनघोर एंड कंपनी यहां भी ऑडिटर है, घनघोर एंड कंपनी यहां भी ऑडिटर है। क्या 21-22 के अंदर आपको इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस लगाना पड़ेगा? Is it required under 21 and 22 to have this standard? क्या ये 21-22 में इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड ही नहीं है। उससे पहले के पहले मैंने भले ही ऑडिट किया, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो इन ऑल आपको यह समझना जरूरी था सरकार यहां पर कि इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट क्या है। तो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट एक ऐसा एंगेजमेंट है जिसमें फाइनेंशियल ईयर फॉर प्रायर पीरियड आर आइदर नॉट ऑडिटेड और ऑडिटेड बाय प्रेडिसेसर ऑडिटर। सिंपल। हमने ऑडिट नहीं किया, किसी और ने किया तो भी हमारे लिए इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है। फाइन। तो अब मैं करूं क्या? ओपनिंग बैलेंस। चलो मैं इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में आ गया हूं। नाउ व्हाट इज माय ड्यूटी रिगार्डिंग द ओपनिंग बैलेंसेस? मेरी ओपनिंग बैलेंसेस को लेकर के क्या ड्यूटी है? ये स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग हमसे कहता है कि एक ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है, क्या ऑब्जेक्टिव है एक ऑडिटर का? ऑडिटर शुड ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट वेदर opening balance contains misstatement and that too material misstatement जो financial statement को materially affect करता है। Sufficient and appropriate audit evidence लो कि क्या opening balance में कोई material misstatement तो नहीं है जो financial statement को materially affect करता हो current year के। It means I need to ensure that opening balance does not contain material misstatement. I should obtain sufficient and appropriate audit evidence that opening balance do not contain a material misstatement. It means मुझे audit procedure specifically direct करनी पड़ेगी opening balance की तरफ कि क्या वाकई में opening balance में कोई material misstatement तो नहीं है। यानी अगर मैं इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में हूं तो मेरा पहला धर्म बनता है कि मैं एक काम करूं, मैं सबसे पहले ये देखूं कि ओपनिंग बैलेंस में कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो नहीं है। और दूसरा धर्म मेरा ये कहता है दैट एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज रिफ्लेक्टेड इन ओपनिंग बैलेंसेस हैव बीन कंसिस्टेंटली फॉलोड इन दिस करंट ईयर ऑल्सो। और अगर चेंज हुई है तो उसका प्रॉपर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर है। आपको मालूम है बॉस कि जब भी अकाउंटिंग पॉलिसीज में अपन चेंज लाते हैं ना, वो अकाउंटिंग पॉलिसीज में लाया हुआ चेंज नॉर्मली रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जाता है। तो अगर आपने चेंज किया है अकाउंटिंग पॉलिसी को, दे विल अफेक्ट द ओपनिंग बैलेंस ऑल्सो। अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में फीफो की जगह वेटेड एवरेज लाऊंगा तो बट नेचुरल है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 मुझको कहेगा कि ओपनिंग बैलेंस को भी इस पर लेके आ, देन दैट ओपनिंग बैलेंस वुड बी चेंज्ड। सो ओपनिंग बैलेंस को अफेक्ट करने वाली चीज क्या है? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। और अगर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है देन उसका प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर होना जरूरी है, बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर होना जरूरी।
तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो ओपनिंग बैलेंसेस के फिगर्स आए हैं वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट कंटेन तो नहीं करते हैं, और जो अकाउंटिंग पॉलिसी रिफ्लेक्ट की गई है ओपनिंग बैलेंसेस में वो कंसिस्टेंटली फॉलो हुई है ड्यूरिंग दिस ईयर, और अगर चेंज हुई है तो उसका प्रॉपर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर हुआ है. दैट इज द होल सीन अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इन दिस स्टैंडर्ड. अब बात आती है कि ऑडिट प्रोसीजर क्या लगाऊं. अब सर ऑडिट प्रोसीजर डिपेंड करती है दो चीजों पे. एक, क्या प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट किए गए थे अनदर ऑडिटर के द्वारा. हाँ जी, किए गए थे. पहला सीन ये ले लेते हैं कि प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अदर ऑडिटर मतलब हमारे अलावा किसी दूसरे ऑडिटर ने ऑडिट किए थे. ओके, तो अब बात आएगी कि प्रीवियस ईयर के ऑडिटर ने अगर ऑडिट किया था, ये लीजिए सर, एक स्टोरी बोर्ड पे मैं आपको ले आया. ये है न्यू ऑडिटर और ये है प्रेडिसेसर ऑडिटर. न्यू ऑडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करंट ईयर के फिगर मिले हैं और प्रीवियस ईयर के फिगर भी मिले हैं. जो प्रीवियस ईयर के फिगर इन भाई साहब ने ऑडिट किए थे, और जो प्रीवियस ईयर के जो फिगर हैं वो मेरे लेजर में ओपनिंग बैलेंसेस की तरह आए होंगे, और चूंकि वो ओपनिंग बैलेंस की तरह आए हैं इसलिए वो क्लोजिंग बैलेंस जो मेरे इस साल के दिख रहे हैं उनमें भी आएंगे. So whatever my prior period figures are there, they will become part of my ledger this year. And if they become part of my ledger 2020, so 2020 31st मार्च को जो रिजल्ट में डिक्लेयर करूंगा उसमें ओपनिंग बैलेंस का अच्छा खासा क्या रहने वाला है, इफेक्ट रहने वाला है. तो जो प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग बैलेंसेस थे वो एक तो यहां आ गए और दूसरा वो यहां भी चले गए. ये देखिए, ये प्रीवियस ईयर का बैलेंस था 1.68, ये उठकर इधर तो प्रीवियस ईयर में चला गया 1.68 और उधर 2.88 में भी शामिल हो गया. तो दो तरफा अटैक हो रहा है. अब बहुत ध्यान से सुनना, ये सही है कि नहीं और इसका प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर सही है या नहीं, ये तो मेरा 710 स्टैंडर्ड जो कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो और डील करेगा. पर मेरा 510 में बेसिक कंटेंट क्या है कि इनमें कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं. अब मैं बोल रहा हूं भाई, अगर इनमें कोई मिस स्टेटमेंट है तो ये भी तो हमारा जात भाई था, इसने भी तो अपनी ऑडिट रिपोर्ट दी है 2019-20 की, और ये 2019-20 की रिपोर्ट क्या कहती है? अगर ये रिपोर्ट अनक्वालिफाइड है मतलब भाई को कोई मिस स्टेटमेंट नहीं मिले 2019-20 में. 2019-20 में भाई को जब कोई मिस स्टेटमेंट नहीं मिले तो भाई ने कौन सी रिपोर्ट इशू कर दी? अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट. अब अगर अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट इसने इशू की है तो ये क्या मैं इसके काम पे शक करूं? क्या मैं इसके काम को डिसरिगार्ड कर दूं? क्या मैं इसके काम को ना मानूं? क्या मैं इसके काम पे शंका करूं? या फिर
इसकी ऑडिट रिपोर्ट पढ़ने के बाद जब मैंने पाया कि इसने लिखा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, तो मैं ये मान लूं कि कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है और मेरी पहली ड्यूटी खत्म हो गई, क्योंकि मैंने रीड की रिपोर्ट और रीड करने के बाद मुझे पता चला कि पिछले ऑडिटर ने अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट दी है, तो मुझे तो कुछ भी नहीं करना है। सीधे सीधे जो प्रीवियस ईयर के बैलेंसेस आए हैं, ये 2019 के बैलेंसेस को उठा करके लेजर में पोस्टिंग देख लेता हूं ओपनिंग में, और मेरा काम खत्म हो गया, क्योंकि यहां कुछ तो होना ही नहीं है। तो मुझे तो क्या करना, मुझे तो बस ये फिगर देखना है। ये फिगर लेजर के 2020 के लेजर में ओपनिंग बैलेंसेस में डल गए कि नहीं डल गए, बस ये देखना है मेरे को, क्योंकि इनमें मिस स्टेटमेंट तो है ही नहीं, क्योंकि भाई ने अनक्वालिफाइड रिपोर्ट दी। और अगर प्रेडिसेसर ने अनक्वालिफाइड रिपोर्ट दी है, तो मेरी सिर्फ इतनी ड्यूटी बनती है कि मैं इसको लेजर में देख लूं। जी हां, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब मैं इस साल का ऑडिट कर रहा हूं, when I am performing audit of the current year, जब मैं इस साल का ऑडिट कर रहा हूं, तो मुझे खासा ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या ड्यूरिंग द ईयर ऑडिट करते वक्त कहीं भी मुझको ऐसा लगा कि मैंने जैसे ही मैनेजमेंट को बोला कि भाई मैनेजमेंट, ये जो आपके अकाउंट्स रिसीवेबल दिख रहे हैं 3831, इसमें मोर देन 6 मंथ्स और लेस देन 6 मंथ्स क्या है? वो बोलता है सर पिछली बार हमारे 631.9 के क्या थे, रिसीवेबल्स थे। उस वक्त तो पिछले ऑडिटर ने हमसे बोला ही नहीं कि मोर देन 6 मंथ्स क्या है और लेस देन 6 मंथ्स क्या है। और हमारे तो 1-2 साल से ज्यादा के भी डेटर हैं। हमारे ऑडिटर ने कहा, हमने कहा तो भाई मेरे, पहले तो तू इसको मोर देन 6 मंथ्स लेस देन 6 मंथ्स कर, फिर इसमें एमई वाले ढूंढ, वो हमें बता, और फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कर, जो 90 डेज से ऊपर हो गए हैं उनका, कि वो आएंगे भी कि नहीं आएंगे, थोड़ा डाउटफुल कर, ऐसा कर यार, ऐसा थोड़ी होता है तूने ये लिख दिया और काम हो गया। भाई साहब, पिछली बार वाले ऑडिटर ने तो कुछ भी नहीं बोला था। मैं आपको बोल रहा हूं, आप कर दो। प्रीवियस ऑडिटर ने कुछ नहीं बोला था, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता, मैंने इग्नोर कर दिया। अब मैं वापस इन्वेंट्रीज चेक करने के लिए बैठा। इन्वेंट्रीज चेक करने के लिए बैठा तो मैंने कहा भाई साहब, ये 832.8 जो आपने इन्वेंट्री ली है, इसका जरा कैलकुलेशन लाओ। उसने कैलकुलेशन ला के दिया। मुझे पता चला कि पिछली बार वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में फिक्स्ड ओवरहेड को अलोकेट ही नहीं किया गया। जब मैंने क्वेश्चन उठाया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अनुसार फिक्स्ड ओवरहेड को नॉर्मल कैपेसिटी पे अलोकेट करो, तो मुझे बड़े आश्चर्य से देखने लग गया। बोले भाई साहब, ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ, आप ही आए हो एक नए ऑडिटर, पुराने ऑडिटर तो हमारे कभी परेशान नहीं करते थे हमको। तो मतलब पिछली बार तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है? तो बाबू फिर तो क्लोजिंग स्टॉक क्या ओपनिंग स्टॉक भी गड़बड़ है तुम्हारा। सुधारो साला ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों। ऐसा थोड़ी होता है, प्रीवियस ऑडिटर ने तो हमको कभी परेशान नहीं किया, आप ही आए एक जो परेशान करने के लिए आए। देखो सर, ऐसा है, उन्होंने जो किया उसके लिए उनका धन्यवाद, मैं जो कर रहा हूं उसके लिए मेरे को आप धन्यवाद दे दो। आप तो चुपचाप ये काम करो। लेकिन अब तक मेरे दिमाग में कीड़ा बैठ चुका है कि बॉस, ये जो प्रीवियस ऑडिट हुआ है इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी तो 2 ही चीजें देखी हैं। अभी तो और कितने गाले निकलेंगे मालूम नहीं। तीसरा पूछा, भैया पिछली बार कैश तुम्हारा 1.684 करोड़ था, इस बार 2.88 करोड़ है, कैश के अंदर तुम क्या क्या लेते हो? बोले सर, हम कैश में सिर्फ कैश लेते हैं।
क्यों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ने बोला हुआ है 3 महीने से नीचे के जो हम वो कैश इक्विवेलेंट में लेना। हाँ, वो हम नहीं देखते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मोर देन 12 महीने वाली एफडीज जो ओरिजिनेटेड ही मोर देन 12 महीने वाली होती है वो कहाँ रखते हो? बोले सर वो तो सब हम कैश एट बैंक में रखते। और गजब, मतलब इसको शेड्यूल 3 भी नहीं आता है। ये तो जहां हाथ डाल रहे हैं वहां ऑडिटर क्या है, गड़बड़ है यार। तो फिर अब जहां ऑडिट हाथ डाल रहे हैं वहां गड़बड़ है, तो इसकी अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट जो इसने दी है इसका कोई मतलब ही नहीं है यार। यहाँ मिस स्टेटमेंट से भरा हुआ है और ये अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट दे रहा है। हट, मैं नहीं मानता इसको कि इसका ऑडिट हुआ है। मान लो साला कि ऑडिट ही नहीं हुआ है। भाई साहब, अगर आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है कि ओपनिंग बैलेंसेस में कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है, और मैं तो अच्छा भला रिलाय कर रहा था प्रीवियस ईयर के ऑडिटर की रिपोर्ट पे, साला वो पता चल रहा है कि वो तो झंडू है साला, कुछ भी नहीं किया उसने। मतलब जिधर हाथ डाल रहा हूं उधर से गलती निकल रही पिछली बैलेंस शीट में। तो अब मैं क्या बोलूं इसको, ये कोई ऑडिट रिपोर्ट अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट में तो लगता है कि चार्टर अकाउंटेंट भी क्वालिफाइड है कि नहीं जिसने काम किया। कैसा आदमी है यार। आई कैन नॉट वर्क ऑन लाइक दिस। तो नहीं कर सकते तो आपको दिया ना हमने ऐसे 510 में पूरा पूरा इंतजाम किया सर। अगर प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड है अनदर ऑडिटर से और प्रीवियस ऑडिटर की रिपोर्ट अदर देन अनक्वालिफाइड है, तो ड्यूरिंग द ईयर कोई कॉन्ट्ररी एविडेंस अगर नहीं मिला है तो कोई टेंशन नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई कॉन्ट्ररी एविडेंस नहीं मिला है तो बस एक काम करके आगे बढ़ जाओ। कौन सा? सिर्फ टैली कर लो, टैली दैट opening balances brought forward correctly. ओपनिंग बैलेंस करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड है, खाली इतना देख लो, क्योंकि प्रीवियस ईयर का ऑडिटर ने बहुत बढ़िया ऑडिट किया, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर के ऑडिटर ने बेकार ऑडिट किया है जैसा मैंने आपको बताया, तो सर फिर ऐसी स्थिति में अपन यही मानेंगे कि मान लो प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट ही नहीं हुआ है। यानी ऑडिट होते हुए भी हमने ये माना कि प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट नहीं हुआ है। ओके, अब सिचुएशन 2 है। एक, प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट नहीं हुआ है, एक बात। और दूसरी बात, प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट तो हुआ है लेकिन वो ऑडिट अनरिलायबल है, ये दूसरी बात है। और इन दोनों बातों का प्रोसीजर एक ही रहेगा। अब मुझे टेंशन हुआ कि साहब लास्ट ईयर के ऑडिटर की रिपोर्ट तो फद्दू निकली, कोई काम की नहीं है ये रिपोर्ट, इसे खत्म कर दिया जाए। ऑफ नो यूज, डिसरिगार्ड दिस, डिसरिगार्ड दिस, डिसरिगार्ड दिस। बट आई कैन नॉट डिसरिगार्ड दिस एंड इट्स इंपैक्ट ऑन दिस। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आओ डिटेल्ड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स लगाएंगे और क्या, यानी कुछ नहीं है, ये आपकी लैंड है, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस जो आ रहा है, क्लोजिंग बैलेंस में से देख लो कुछ एडिशन डिडक्शन हुआ है तो वो तो वाउच हो जाएगा। भाई क्लोजिंग लैंड जो आ रही होगी उसमें से माइनस हुआ है वो प्लस कर दो, जो प्लस हुआ है वो माइनस कर दो, तो अपन ओपनिंग पे पहुंच जाएंगे। उस ओपनिंग के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन कर लो, रजिस्ट्री देख लो, वैल्यूएशन मंगवा लो, ठीक है। बिल्डिंग को तुम फिजिकली वेरीफाई करके देखने ही वाले हो, सारी बिल्डिंग्स फिजिकली वेरीफाई करके देख लो भाई।
इनकी रजिस्ट्री भी मंगा के देख लो, इनका वैल्यूएशन भी देख लो, प्लांट एंड मशीनरी भी देख लो, एडिशन डिडक्शन इसी तरीके से माइनस प्लस करके रोल बैक करके पहुंच जाओ। लोन अगर है तो क्लोजिंग कंफर्मेशन मंगवा रहे हो, ओपनिंग कंफर्मेशन भी मंगा लो। जहां तक करंट एसेट करंट लायबिलिटी की बात है तो भाई साहब जो ओपनिंग में डेटर होंगे या तो वो रिसीव हो गए होंगे, और अगर नहीं हुए तो कंफर्मेशन आई जाएगी। जो ओपनिंग के क्रेडिटर हैं वो ड्यूरिंग द ईयर पे हो ही जाएंगे, नहीं हुए तो आखिरी में कंफर्मेशन आ जाएगी। रिजर्व्स को पुराने ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए, पुराने प्रॉफिट्स देखते हुए रिकम्प्यूट कर लेंगे। शेयर होल्डर्स को शेयर होल्डर रजिस्टर से देख लेंगे ओपनिंग में कितने थे। शेयर होल्डर रजिस्टर से दिख जाएंगे। रिजर्व्स जो हैं वो पुराने ट्रैक रिकॉर्ड से दिख जाएंगे। लोन ओपनिंग कंफर्मेशन भी मंगा लेंगे। क्रेडिटर या तो पे हो गए होंगे, नहीं होंगे तो क्लोजिंग कंफर्मेशन आ जाएगी। प्रोविजन ओपनिंग में जो थे वो इस साल स्क्वायर अप हो गए होंगे, नहीं हुए होंगे तो अपन देख लेंगे क्यों नहीं हुए। फिक्स असेट टेस्ट ऑफ डिटेल लगाएंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, रजिस्ट्री देखेंगे, वैल्यूएशन देखेंगे। फिक्स असेट में सब वही देखने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट रजिस्टर उठा के देख लेंगे, जितने इन्वेस्टमेंट ओपनिंग में थे वो डीमेट अकाउंट से टैली हो जाएंगे। डीमेट अकाउंट नहीं हुआ तो फिजिकली पे मिल जाएंगे। डेटर्स या तो रिसीव हो गए होंगे, नहीं हुए होंगे तो अपन कंफर्मेशन मंगाएंगे ही। एडवांसेस ओपनिंग में है या तो रिकवर हो गए होंगे, नहीं होंगे तो दिख ही जाएगा। कैश बुक से कैश इन एंड वेरीफाई हो जाएगा। ओपनिंग हो तो गए ओपनिंग बैलेंसेस वेरीफाई। यानी अगर प्रीवियस ईयर का ऑडिट नहीं हुआ है या हुआ भी है तो बेकार हुआ है, तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर ऑन ओपनिंग बैलेंसेस एंड करंट एसेट और करंट लायबिलिटी तो इस बार वेरीफाई हो ही जाएंगी ड्यूरिंग द ऑडिट, को दिक्कत ही नहीं। अब बात आती है कि अगर मुझे ओपनिंग बैलेंसेस में मिस स्टेटमेंट मिला तो क्या करूंगा। सर वो जो मिलेगा तो अपन जाएंगे कहां, 700 सीरीज में। अब दूसरी बात, इस बार पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया है और उस भाई ने क्या दे रखी है, क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट दे रखी। प्रीवियस ईयर के ऑडिटर ने जो रिपोर्ट दे रखी है वो दे रखी है कौन सी, अदर देन अनक्वालिफाइड। यानी या तो क्वालिफाइड है या एडवर्स है, ये डिस्क्लेमर है, लेकिन अनक्वालिफाइड नहीं। तो अगर प्रीवियस ईयर के ऑडिटर ने अदर देन अनक्वालिफाइड रिपोर्ट दी है तो हम ऐसे 710 में जाएंगे, हम यहां नहीं आएंगे। तो ये इन ऑल 510 की बात है। ओपनिंग बैलेंसेस में ऑडिटर को क्या देखना है, सिंपल सा स्टैंडर्ड है, ज्यादा कहीं कुछ झोल झाल है ही नहीं, सीधी सीधी सी बात करता है। सबसे पहले बोलता है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट क्या होते हैं, फिर बोलता है ओपनिंग बैलेंसेस जो हैं उनके लिए ऑडिटर की ड्यूटी क्या है, फिर बात होती है कि प्रीवियस ईयर के ऑडिटेड है तो क्या भरोसा कर सकते हैं, अगर भरोसा कर सकते हैं तो टैली कर लो, नहीं कर सकते तो यही मानो प्रीवियस ईयर नहीं हुआ, प्रीवियस ईयर ऑडिट नहीं हुआ, या फिर प्रीवियस ईयर वाकई में ऑडिट नहीं हुआ। तो दोनों के लिए टेस्ट ऑफ डिटेल्स लगा के सारी चीजें देख लो। अगर प्रीवियस ईयर के ऑडिटर की रिपोर्ट अदर देन अनक्वालिफाइड है तो गो टू देयर इन वेयर ऐसे 710 में जाओ और जाकर के बात करो। तो ये था कुल जमा ऐसे 510। आइए जरा कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं।
सबसे पहले तो क्वेश्चन ले लेते हैं जो इस लास्ट एग्जाम में आया था, नवंबर 19 एग्जाम में आया था कि एक्स को अपॉइंट किया गया है एज एन ऑडिटर ऑफ एबीसी लिमिटेड. Mr. X want to be satisfied about sufficiency and appropriateness of opening balances to ensure that they are free from material misstatement. Lay down the audit procedures. So पूरा चार्ट जो मैंने आपको बनाया है वो चार्ट नहीं बनाना है, उसको आपको डिस्क्रिप्टिव वे में लिखना है. Mr. X should follow in the initial audit engagement of ABC Limited. वहां तक तो ठीक है. उसके बाद उन्होंने कहा ऑल्सो सजेस्ट द अप्रोच टू बी फॉलोड रिगार्डिंग मेंशन इन द ऑडिट रिपोर्ट इफ मिस्टर एक्स इज नॉट सेटिस्फाइड अबाउट द करेक्टनेस ऑफ ओपनिंग बैलेंस. अगर हम ओपनिंग बैलेंस की करेक्टनेस से सेटिस्फाइड नहीं है तो हम मेंशन कहां करेंगे? सर ऐसे 705 में बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन के अंदर हम शामिल करेंगे. तो अभी जो सेकेंड पार्ट अपन 700 सीरीज में देखेंगे वहां मैं आपको डील करूंगा ही कि अपने को इसको कैसे डील करना है. तो ये पॉइंट तो वहीं खत्म हो जाएगा. बट सी 4 मार्क्स कितने लड्डू थे, उस चार्ट को अपने को एक्सप्लेन करके आना था, नथिंग एल्स. इसी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए पहले भी. अभी 2015 में भी एक क्वेश्चन था, इसी तरीके से पूछा गया था. A. The article assistant will be sent for the audit of PQR Limited, which has been done at the first time by you. As the principal auditor, how will you guide A regarding the audit procedure to be followed for verifying the opening balance? And if you are not satisfied the outcome of the audit procedure regarding the correctness of the opening balance, what shall be approach to adopt while drafting your audit report? Same to same question with what? Same to same question with what? Some differences. और आखिरी में if we draw conclusion that the such misstatement exists in the current financial statement, the misstatement should be communicated to the appropriate level of management and those charged with governance, and also will include that in our audit report. मैनेजमेंट को तो बताना ही पड़ेगा, दोष charged with governance को बताना पड़ेगा, उनसे सुधरवाना पड़ेगा, और अगर वो फिर भी नहीं सुधारते हैं तो हम ऐसे 705 में जा करके क्वालिफाई कर देंगे रिपोर्ट को. तो बेसिकली इस स्टैंडर्ड में एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं है. अब मुझे यह डर है कि वो कहीं आपसे यह ना पूछ ले कि ओपनिंग बैलेंसेस के लिए आपके पास सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है कि वो सही है या गलत है. तो आप इन ओपनिंग बैलेंसेस पर जब रिपोर्ट दोगे तो वो रिपोर्ट कैसे दोगे? मैं जब आपको 700 सीरीज पढ़ाऊंगा बच्चों, तब मैं आपको बता दूं कि मैं ICAI के स्टैंडर्ड की 2 रिपोर्ट का फॉर्मेट भी पढ़ाऊंगा आपको. ये देखिए 2 फॉर्मेट दिए ऐसे 510 के पीछे, जिसमें उन्होंने केस दिया है कि ऑडिटर डिड नॉट ऑब्जर्व काउंटिंग ऑफ फिजिकल इन्वेंटरी एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट पीरियड एंड वाज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ इन्वेंटरी. तो ऐसे में ऑडिटर क्या करेगा? तो भाई ऑडिटर 705 के अंदर बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन डालेगा और फिर क्वालिफाइड ओपिनियन बनाएगा. लेकिन ये सारे रिपोर्ट के फॉर्मेट अपन एक साथ 700 सीरीज में देखेंगे, इसलिए मैंने आप लोगों को रोक रखा है. सारे एक साथ देखेंगे, यहां देखने की जरूरत ही नहीं है. चलिए आप मेरी छोटी सी बुक पर और जाइए, मैंने उसमें कुछ क्वेश्चंस और दिए हैं ओपनिंग बैलेंसेस से रिलेटेड. ओपनिंग बैलेंसेस से 2015 वाला क्वेश्चन तो ये रहा. अब आइए इधर. वाई लिमिटेड ने डिक्लेयर किया है इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर लास्ट 8 years वर मैनिपुलेटेड एंड सच मैनिपुलेशन इज टुवर्ड्स मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक प्राइसेस ड्यू टू विच ₹7,000 crore मिसस्टेट हुए हैं. Assets are not in existence.
Further, cash and bank balances are also manipulated. The total of the last year balance sheet was 12,000 crore. Management was assuring you that current financial year are appropriately made without any misstatement. You are appointed to conduct audit of financial statement of current year. How would you deal with the problem of opening balances? ये केस स्टडी मैंने बनाई थी जब सत्यम स्कैंडल हुआ था. अब आप ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कह के कह रहे हो कि फ्रॉड है. फ्रॉड है मतलब ओपनिंग बैलेंसेस गड़बड़ है. सो अब क्या करूं? क्या इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया है? अगर इन्वेस्टिगेशन अभी भी कंटिन्यूड है तो अपन डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे देंगे रिगार्डिंग द ओपनिंग बैलेंसेस. If the investigation have not been completed, we will reserve our opinion on opening balance. कैसे करेंगे वो मैं आपको 700 सीरीज में बताऊंगा. और अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया है और फ्रॉड एस्टेब्लिश हो गया है तो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 के अनुसार उसे प्रायर पीरियड आइटम बनवाएंगे. प्रायर पीरियड आइटम बनाने के बाद, प्रायर पीरियड आइटम दिखाने के बाद हम अपनी रिपोर्ट दे देंगे. दैट इज देयर. अब हमारे इंडिया में कोई एएस ये नहीं बोलता है कि आप रेट्रोस्पेक्टिवली प्रीवियस ईयर के फिगर सुधरवा दो, इसलिए हम प्रायर पीरियड आइटम में जाएंगे. हाँ, अगर इंडेस लग रहा है तो फिर प्रीवियस ईयर के ओपनिंग बैलेंसेस रीस्टेट होंगे. अभी तो डिपेंड करेगा कि अपने ऊपर इंडेस लग रहा है कि अपने ऊपर एएस लग रहा है. अगर एएस लग रहा है तो प्रायर पीरियड आइटम आ जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा. और अगर इंडेस लग रहा है तो प्रायर पीरियड आइटम आने के बजाय आप सीधे ही प्रीवियस ईयर के अंदर क्या कर सकते हो? मिस स्टेटमेंट को सुधार सकते हो, ओपनिंग बैलेंस से ही सुधार दो. तो दिस ऑल डिपेंड कि कौन सा एएस या कौन सा इंड एएस आपको लग रहा है. मैंने ये बुक आपको दी है और आपको पढ़ना है पूरा डिटेल में. एक्स लिमिटेड ने अपॉइंट किया आपको ऑडिटर. प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट किए थे मिस्टर जेड ने. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट आपको लगता है कि प्रोविजन फॉर एक्साइज ड्यूटी दैट इज जीएसटी ऑन फिनिश गुड्स वर नॉट कंप्यूटेड प्रॉपरली ड्यूरिंग सच काइंड ऑफ प्रोविजन. मैनेजमेंट का ओपिनियन है कि ये तो पिछले वाले ने मांगा ही नहीं, आप क्यों मांग रहे हो? तो अगर ऑडिटर को इस बार लगता है कि प्रेडिसेसर ऑडिटर ने ढंग से ऑडिट नहीं किया है जिसके कारण मिस स्टेटमेंट आ रहे हैं, ढंग से ऑडिट नहीं करने के कारण मिस स्टेटमेंट है, और अगर आपको अनरिलायबल लगता है प्रीवियस ईयर का ऑडिट, तो आप स्वतंत्र हैं सारे ओपनिंग बैलेंसेस को चेक करने के लिए. कोई आपको रोकेगा नहीं. यू आर फ्री टू हैव ऑल द ओपनिंग बैलेंसेस टू बी चेक्ड एज इफ नो ऑडिट हैज बीन कैरिड आउट इन द प्रीवियस ईयर. इससे ज्यादा क्वेश्चन इस स्टैंडर्ड की औकात के बाहर है. ये बेचारा स्टैंडर्ड इससे ज्यादा नहीं जाता. ये इसके क्वेश्चन का पैरामीटर है. अब आते हैं SA 540 पे, जिसका नाम है ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर. Now we are at SA 540. Name of SA 540 is very big name, which is not written here, but I am writing now. Auditing accounting estimates including fair value accounting estimate and related disclosures. ओहो, कितना बड़ा नाम है भाई साहब. ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर्स. चलिए, अकाउंटिंग एस्टिमेट होता क्या है? Let us first understand this.
What is an accounting estimate? By that they are saying accounting estimate is an approximation of monetary amount in absence of a precise means of measurement. If you do not have precise means of measurement, in absence of that precise means of measurement, whatever you approximate is known as accounting estimate. Why I need to approximate? Because, sir, it has not happened yet. Some event or transaction which will happen in future, and I am predicting it today. So at what amount I should predict it? That all is known as what? Estimates. When I was talking with you relating to inherent limitations of audit, there I have given you an idea about how we are using the accounting estimates. How we are using the accounting estimates in our business. Let's go to the screen. This is how accounting estimate is known. You are getting an idea about what has not happened yet and which is lying in the future. You are predicting this today, and by using this prediction, you want to prepare your financial statement. That is known as what? Accounting estimate. So, what estimate I am talking about? Let's have accounting estimates. The first accounting estimate under Accounting Standard 2, whether NRV of finished goods or whether cost overhead allocations over WIP, equivalent production, that's also an estimate. Then your scrap or byproduct is valued at NRV. Accounting Standard 4, events occurring after the balance sheet date, court case probability multiplied by number of cases. One question you have done in your financial reporting paper that 10 केस को जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, अगले 5 केस को जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, फिर आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करके बोलते हो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी इतनी आएगी. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 तो बेचारा है ही अकाउंटिंग एस्टीमेट के लिए कि कैसे अकाउंटिंग एस्टीमेट बदल जाते हैं हर साल. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 उसका तो बेसिस ही अकाउंटिंग एस्टीमेट है, क्योंकि परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन हमेशा एक अकाउंटिंग एस्टीमेट ही होता है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में भी कभी कभी हम सर्विस देने वाले लोगों पे रेवेन्यू रिकॉग्निशन परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन से करते हैं. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अंदर रीवैल्यूएशन होता है, यूजफुल लाइफ ऑफ असेट होती है, रेसिडुअल वैल्यू ऑफ असेट होती है, सब एस्टीमेट है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में जो क्लोजिंग रेट है वो भी एस्टीमेट ही है, और लाइबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग रेट है वो भी एस्टीमेट ही है.
और एफसीएमआई टीडी अकाउंट में कितना ले जाऊं, कितना ना ले जाऊं और कितना अमोर्टाइज करूं, वो भी एस्टिमेट ही। AS12 के अंदर गवर्नमेंट ग्रांट को डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट में ले जाते हो, वो भी एस्टिमेट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के अंदर जाकर जब आप देखते हो कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है उनकी फेयर वैल्यू देखनी है, वो भी एक एस्टिमेट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अंदर जब बिजनेस कॉम्बिनेशन या एक्विजिशन के अंदर आप परचेस कंसिडरेशन को अलोकेट करते हो और द फेयर वैल्यू ऑफ द असेट्स टेकन ओवर, वो भी एस्टिमेट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 चीख के कहता है कि मैं तो सिर्फ एस्टिमेट से ही बनाऊं, क्योंकि एक्चुरियल वैल्यूएशन अपने आप में एक एस्टिमेट है जिससे आप डिसाइड कर रहे हो डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन और डिफाइंड प्लान्ड एसेट्स को। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 कहता है जनरल बोरोइंग में तुमने ही निकाला है, कैपिटलाइजेशन रेट क्या है, वो भी एक एस्टिमेट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 कहता है कि IRR जो मेरे अंदर तुम निकाल रहे हो, दैट IRR इन इटसेल्फ इज व्हाट, अकाउंटिंग एस्टिमेट। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज, वो खुद ही अपने आप में क्या है, अकाउंटिंग एस्टिमेट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 चीख के कहता है कि पोटेंशियल इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होने के चांसेस भी आपने कैसे लिए हैं, एस्टिमेट में लिए हैं, तभी तो डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर अपने आप में एक एस्टिमेट निकल के आता है। भाई EPS तो बेसिक, EPS इज नॉट एन एस्टिमेट, बट डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर तो अपने आप में एक एस्टिमेट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 चिल्ला के कहता है कि DTA और DTL तो है ही एस्टिमेट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी एस्टिमेट यूज होते हैं कई। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल एसेट्स को कैसे अमोर्टाइज करना, अपने आप में एक एस्टिमेट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 वैल्यू इन यूज भी अपने आप में एक एस्टिमेट है और नेट सेलिंग प्राइस भी अपने आप में एक एस्टिमेट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 के अंदर जितने प्रोविजन बनाता हूं सब एस्टिमेट है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे चला जाऊं तो साला वहां तो कुछ रियल अकाउंटिंग ही नहीं है, सारी ही एस्टिमेट है, चाहे वो डेरिवेटिव्स की वैल्यू निकालने की हो, चाहे फिर वो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग के अंदर अमोर्टाइजेशन करने की हो, चाहे फिर वो हेल्ड टू मैच्योरिटी के अंदर अमोर्टाइजेशन करने की हो, अवेलेबल फॉर सेल के अंदर करने की हो, चाहे फिर वो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग वाले HFT दैट इज FVTPL हो, सर वो तो सभी के सभी एस्टिमेट है। अब आप बताइए कि ये स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग जो 540 है, ये कितना खतरनाक है, इसकी एप्लीकेबिलिटी तो देखिए। मुझसे कह रहा है सर मेरे को इन सब में रिस्क लग रही है, दे ऑल आर फुल ऑफ रिस्क। तो अब ऑडिटर क्या करेगा? वॉट शुड बी द ऑडिटर्स ड्यूटी राइट नाउ? अब ऑडिटर की ड्यूटी क्या होगी भाई साहब? सबसे पहले तो वो देखना है, वॉट विल बी द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर राइट नाउ। अब ऑडिटर की ड्यूटी क्या रहेगी? ये स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 540 ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव बताता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर है टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस वेदर audit evidence including fair value audit to obtain sufficient appropriate evidence. Accounting estimate including fair value accounting estimates are reasonable. बचपन से आपको पढ़ाता आया हूं कि जब भी अकाउंटिंग एस्टिमेट वर्ड यूज होगा वहां पर क्या आएगा? वेदर इट इज रीजनेबल और नॉट। अकाउंटिंग स्टैंड एस्टिमेट्स जो हैं वो क्या होना चाहिए? हमेशा रीजनेबल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस इन विच दे आर बीइंग मेड। जिन फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस में वो बन रहे हैं उन फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस में उनका रीजनेबल होना जरूरी है। दैट इज माई फर्स्ट एंड फारमोस्ट पॉइंट। एंड देन उनका
प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सही है या नहीं। हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के आखिरी में डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट दी हुई होती है कि नोट्स द अकाउंट्स में क्या डिस्क्लोज होना चाहिए और कैसे डिस्क्लोज होना चाहिए। और जब जब अकाउंटिंग एस्टीमेट वहां यूज हो रहे हैं, जिस भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ना वो डिस्क्लोजर मांग रहा है, तो वो डिस्क्लोजर जो है वो एफआरएफ के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। दैट इज आवर नेक्स्ट प्रायोरिटी जो हमको ध्यान में रखनी है। तो कहने का मतलब यूं है सर कि मेरे लिए ऑब्जेक्टिव क्या है रिलेटिंग टू ऐसे 540। तो सर मेरा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है दैट आई शुड ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दैट accounting estimates which are used in financial statement are reasonable and उनका रिलेटेड डिस्क्लोजर प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है। ये हमारा क्या है ऑब्जेक्टिव। अब ये जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हम लोग ले रहे थे, जो मैं आपको बता रहा था, इतने सारे एग्जांपल मैंने आपको बताया अकाउंटिंग एस्टिमेट के। ये अकाउंटिंग एस्टिमेट स्वयं दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट, एक होते हैं अदर एस्टिमेट। फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या होते हैं सर? अगर मैं अप्रोक्सीमेशन ऑफ मॉनेटरी अमाउंट कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ करंट ट्रांजैक्शन और आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनआरवी कैसे डिटरमाइन कर रहा हूं मैं? एनआरवी मैं करंट मार्केट प्राइस ढूंढ रहा हूं उसकी, और करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से मैं क्या देख रहा हूं? एनआरवी क्या है। और कंडीशंस प्रिवेलिंग एट द डेट ऑफ एस्टिमेट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में मैं इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को वैल्यू कर रहा हूं, तो उन कंडीशंस को देखते हुए वैल्यू कर रहा हूं जो कंडीशन उस समय एग्जिस्ट कर रही हैं शेयर मार्केट में। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप एस्टिमेशन करते हैं, whenever you are estimating, और आप अगर करंट ट्रांजैक्शनल वैल्यू को लेते हैं या मार्केट की प्रिवेलिंग कंडीशंस को लेकर एस्टिमेट बनाते हैं, तो उन एस्टिमेट्स को फेयर वैल्यू एस्टिमेट्स कहा जाता है। और जब यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स देख रहे होते हैं या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना रहे होते हैं, वहां आपको मार्केट कंडीशन देखने की जरूरत नहीं होती, मार्केट के रेट देखने की जरूरत नहीं होती। वो तो आपका अपना एस्टिमेट होता है। आपने ढेर सारी सेल की है और आफ्टर सेल सर्विस का अगर आपको प्रोविजन बनाना है, तो उसको मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। वो कहलाता कौन सा एस्टिमेट? अदर अकाउंटिंग एस्टिमेट। आपकी जो रेफरेंस बुक है ना, उस रेफरेंस बुक में मैंने आपको ढेर सारे एग्जाम्पल दिए हैं कि भाई फेयर वैल्यू एस्टिमेट कौन से होंगे और अदर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स कौन से होंगे। तो फेयर वैल्यू एस्टिमेट के एग्जाम्पल है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, शेयर बेस्ड पेमेंट। ओहो, ये तो अपन भूल ही गए थे। ईएसओपी, ईएसपीएस, जिसके अंदर अपन डिवाइड करते हैं, आउटस्टैंडिंग निकालते हैं ना, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज वो। देन प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट जो एक्टिव यूज में नहीं है और डिस्पोज करने के लिए रख दिए हैं,
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाला स्टैंडर्ड कहता है कि उनको एनआरवी पे लाओ। कुछ एसेट और लाइबिलिटी जो बिजनेस कॉम्बिनेशन में आई हैं, गुडविल है, इंटेंजिबल एसेट है, ट्रांजैक्शन जिसमें एक्सचेंज ऑफ एसेट लाइबिलिटीज है, आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में देखा ही था, कमर्शियल सब्सटेंस है तो फेयर वैल्यू पर एक्सचेंज होता है और फेयर वैल्यू ही उसकी कॉस्ट बनती है, तो वो फेयर वैल्यू भी अपने आप में कौन सा एस्टिमेट है, फेयर वैल्यू एस्टिमेट। लेकिन डाउटफुल डेट्स का अलाउंस है, इन्वेंट्री डेड हो गई है, सही है कि डेड हो गई, अब ये तो आपका टेक्निकल इवैल्यूएशन करेगा ना, या 1 साल से पुरानी हो गई तो हम इसको डेड मान लेंगे, ऐसा हो जाएगा तो उसमें ईयर आ रहा है, उसमें वैल्यू नहीं आ रही। वारंटी ऑब्लिगेशन वो तो आपके वारंटी कॉस्ट पर डिपेंड करता है। डेप्रिसिएशन मेथड के लिए एसेट की यूजफुल लाइफ ढूंढ रहे हो आप, अगर एक सब्सिडरी में इन्वेस्ट कर दिया है तो उसका कैरिंग अमाउंट क्या है इन्वेस्टमेंट का और उसकी रिकवरेबिलिटी कितनी है, तो अगर आपके पास उसकी नेट एसेट्स की वैल्यू है तो बात अलग है, अदरवाइज फिर फेयर वैल्यू पर गए तो बात अलग है। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में AS7 में परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, कितने परसेंट कंप्लीट हुआ ये कैसे पता लगाते हो, कॉस्ट इनकर्ड डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनकर्ड डिवाइडेड बाय टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट कैसे निकलती है, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट प्लस प्रोजेक्टेड कॉस्ट टू बी इनकर्ड इन फ्यूचर, तब जाके परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकलता है AS7 में। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, लिटिगेशन एंड क्लेम में वकील साहब मेरे से कितना पैसा लेके जाएंगे, जजमेंट्स में वकील साहब मेरे से कितना पैसा ले जाएंगे, दैट इज ऑल्सो एन एस्टिमेट बट इट वुड नॉट बी ट्रीटेड, इट विल नेवर बी ट्रीटेड एज विच एस्टिमेट। इसको हम ये नहीं कहेंगे कि कौन सा एस्टिमेट है, फेयर वैल्यू एस्टिमेट है, ये है अदर एस्टिमेट। तो ये है अदर एस्टिमेट और फेयर वैल्यू एस्टिमेट के कुछ एग्जांपल। नाउ कुछ बातें डेफिनेशन के रूप में भी आपको दी गई हैं कि सब ऑडिटर का पॉइंट एस्टिमेट क्या होता है या ऑडिटर की रेंज किसको कहते हैं। The amount or range of amounts respectively derived from the audit evidence for use in evaluating management point estimate. मैनेजमेंट ने कहा हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इतना बना रहे हैं, ऑडिटर ने कहा ठीक है आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इतना बना रहे हैं, जरा मैं अपने हिसाब से आपके इस एस्टिमेट को इवेल्युएट कर लेता हूं कि मैं अगर आपकी जगह होता तो क्या करता। अब मैनेजमेंट पॉइंट एस्टिमेट को जब ऑडिटर अपनी मेथड एंड अजम्पशन लगा करके चेक करेगा तो हम उसे बोलेंगे ऑडिटर पॉइंट एस्टिमेट। तो देयर आर 2 पॉइंट एस्टिमेट, वन इज मैनेजमेंट पॉइंट एस्टिमेट, वन इज ऑडिटर्स पॉइंट एस्टिमेट। फिर आता है एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। कुछ ऐसे एस्टिमेट होते हैं जिनकी अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है और जिनमें मिस स्टेटमेंट के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एस्टिमेट्स विथ मटेरियल एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। जैसे वैल्यू इन यूज निकालना अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28। इस एसेट को मैं कंटिन्यूअसली कितना यूज करूंगा, फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर लगा के कैश इनफ्लो निकालूंगा, फिर नेट कैश आउटफ्लो निकालूंगा, फिर कैश इनफ्लो में से कैश आउटफ्लो माइनस करूंगा, फिर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द एसेट ये एसेट कितने में बिकेगी, फिर उस साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर उसमें लगाऊंगा और वो सब जोड़ूंगा, तब आएगा वैल्यू इन यूज। सर इस वैल्यू इन यूज में तो एक इनहेरेंट सी रिस्क आ गई है। और आप प्रिसाइजली नहीं बता सकते इस चीज को कि वैल्यू इन यूज इतना ही होगा,
जब आप प्रिसाइजली नहीं बता सकते हो कि इतना ही होगा, तो हम कहेंगे यार वहां पे एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है बॉस। ना कई बार मैनेजमेंट खुद अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक तरफ ले जाना चाहता है, प्रॉफिट की तरफ या लॉस की तरफ। प्रॉफिट की तरफ ले जाना है तो सारे प्रोविजन कम बनाता है। लॉस की तरफ ले जाना है, सारे प्रोविजन हायर करता है। जब मैनेजमेंट इस तरीके से या तो पॉजिटिव की तरफ इंक्लाइन हो जाता है या निगेटिव की तरफ इंक्लाइन हो जाता है, तो हम बोलते हैं मैनेजमेंट बायस हो गया बॉस। A lack of neutrality by management in preparing and presenting financial information is called management bias. और अगर मैनेजमेंट बायस आ गया तो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी तो आनी। और जो मैनेजमेंट पॉइंट एस्टिमेट है वो तो गड़बड़ है, आप ये मान के चलना। मैनेजमेंट पॉइंट एस्टिमेट मतलब अमाउंट सिलेक्टेड बाय मैनेजमेंट फॉर रिकॉग्निशन और डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज एन अकाउंटिंग एस्टिमेट। ये मैनेजमेंट का अपना एस्टिमेशन है। ओके, ये मेन डेफिनेशन थी। बाकी तो आउटकम ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट आपको पढ़ना कोई काम की नहीं है ना। तो हम जहां थे हम वहां से आगे बढ़ रहे हैं कि हमने देखा कि अकाउंटिंग एस्टिमेट कुछ नहीं है, एक अप्रोक्सीमेशन है मॉनेटरी अमाउंट का, जो इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि आपको उस वक्त प्रिसाइज मीन्स ऑफ मेजरमेंट अवेलेबल नहीं होते। दो तरीके के एस्टिमेट होते हैं, पहला होता है फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट, दूसरा होता है अदर अकाउंटिंग एस्टिमेट। उसके बाद बोला गया कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है सबसे पहले इवैल्यूएट करना कि क्या उसने सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले लिए हैं जिनसे उसे ये पता लगे कि अकाउंटिंग एस्टिमेट रीजनेबल है, और क्या अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का प्रॉपर डिस्क्लोजर हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और अगर हुआ है तो क्या वो एडिक्वेट डिस्क्लोजर है। अब आती है जबरदस्त बात ऑडिट प्रोसीजर की। ऐसे 500 में बच्चों मैंने आपको बताया था कि दो तरीके के ऑडिट प्रोसीजर होती हैं, एक होती है आरएपी और एक होती है एफएपी। आरएपी का मतलब होता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और एफएपी का मतलब होता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। सो व्हाट इज आरएपी एंड व्हाट इज एफएपी? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। सबसे पहले तो एक काम करो, अंडरस्टैंड करो एंटिटी के बिजनेस को, और साथ में देखो कि तुम्हारी एफआरएफ की रिक्वायरमेंट क्या है। यहां रिक्वायरमेंट ऑफ एफआरएफ लिया है, लिखा है अलोंग विथ नेचर ऑफ बिजनेस। क्या नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है जिसमें एस्टिमेशन की जरूरत पड़ती है? हां जी, हम तो कंस्ट्रक्शन कंपनी है। ओ भाई, अगर तुम कंस्ट्रक्शन कंपनी हो तो गए। कारण तुम्हारा तो पूरा ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो P&L है तुम्हारा, वो तो पूरा ही एस्टिमेशन बेसिस पे। और तुम जो ड्यू फ्रॉम कस्टमर, ड्यू टू कस्टमर, रिटेंशन दिखा रहे हो, वो सब भी क्या है? दे ऑल आर सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट टू रिस्क। तो पहले ये देखना पड़ेगा कि नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। भाई हम कंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है, तो तुम्हारे ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 लगेगा। नेचर ऑफ बिजनेस क्या है? वी आर इन्वेस्टमेंट कंपनी, तो तुम्हारे ऊपर इंड AS 109 और वो सब सारे लगेंगे। हेलो, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है?
बोले सर हम बेसिकली वी आर एसेट इंटेंसिव यूनिट्स। वेरी गुड। तो तुम्हारे यहां फिर जो है AS16 भी लगेगा और AS10 भी लगेगा। दूसरी बात, मैनेजमेंट से पूछो क्या आपने आइडेंटिफाई किए हैं, आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि इस ट्रांजैक्शन और इवेंट में यूज ऑफ एस्टिमेशन होगा हमारे यहां? क्या आपको मालूम है आप क्या कहां एस्टिमेट लेते हैं? डू यू नो इट? और क्या नए सर्कमस्टेंसेस जो आ रहे हैं, नई इकोनॉमी जो करवट बदल रही है और जिस तरीके से इकोनॉमिक सिनेरियो चेंज हो रहा है, मैनेजमेंट से पूछा जाए कि आपने अकाउंटिंग एस्टिमेट में जो आपने बहुत पहले लिए थे अब उनमें कहीं चेंज वेंज तो नहीं है, जरा एक बार देख लो। तो एज एन ऑडिटर मैं सबसे पहले नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस लूंगा, वहां देखूंगा यूज ऑफ एस्टिमेट क्या होता है। जितना यूज ऑफ एस्टिमेट होता है उस हिसाब से FRF देखूंगा कि FRF की रिक्वायरमेंट क्या है। फिर मैनेजमेंट से आके पूछूंगा, हे मैनेजमेंट तुम कैसे आइडेंटिफाई करते हो ट्रांजैक्शन इवेंट जिनमें यूज हो रहा है एस्टिमेट का, और ये तो बताओ कि सर्कमस्टांसेस जो चेंज होते हैं उनके हिसाब से आप एस्टिमेट को चेंज करने की क्या प्रक्रिया रखते हो। अगली बात, मैनेजमेंट जब आप एस्टिमेट बनाते हो तो कैसे डिटरमाइन करते हो कि जो मेथड एस्टिमेशन के लिए यूज की गई है वो एप्रोप्रिएट है? जो इंफॉर्मेशन आपके पास एस्टिमेशन लेने के लिए आई है वो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है या नहीं, इसका कंट्रोल क्या है? क्या आप एस्टिमेशन के अंदर एक्सपर्ट को यूज करते हो? क्या आपने कंसिस्टेंट मेथड फॉलो कर रखी है फॉर द सेक ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट? और ये एस्टिमेट में मटेरियल अनसर्टेनिटी है तो इस अनसर्टेनिटी को दूर करने के लिए आप क्या करते हो? सर ग्रेच्युटी में तो हाईली अनसर्टेन है, उसके लिए आप क्या करते हो? बंदा बोलता है हम एक्सपर्ट को यूज कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है। ओके, आप एक्सपर्ट को जो डेटा देते हो वो डेटा रिलायबल है कि नहीं वो कैसे चेक करते हो? बोले हमारा HR डिपार्टमेंट इंटरनल ऑडिटर को डेटा देता है, इंटरनल ऑडिटर उस डेटा को एक्सपर्ट को पहुंचाता है चेक करने के बाद। वेरी गुड। उसके बाद हम एक्चुरियर का मेथड भी चेक करते हैं कि क्या वो मेथड कंसिस्टेंटली एक्चुरियर फॉलो कर रहा है। इस तरीके से हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 के अंदर प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी देखने के लिए सबसे पहले तो इनपुट देखते हैं, इनपुट पे कंट्रोल है, इनपुट पे कंट्रोल होने के बाद हम एक्सपर्ट को अपॉइंट करते हैं, एक्सपर्ट से मेथड पूछते हैं कि वही मेथड लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो जो पिछले बार लगाई थी। इस तरीके से हम ऐसा कुछ करते हैं और उसके बाद जो एविडेंस बनकर आता है वो पूरा हमारे यहां डिस्कस होता है और प्रीवियस ईयर के अकाउंटिंग एस्टिमेट से चेक भी होता है कि प्रीवियस ईयर यही एस्टिमेट बना था तो उसका एक्चुअली क्या हुआ था, जो इस साल वापस एस्टिमेट बनाया तो उसका क्या हुआ। लास्ट ईयर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 20% का बनाया था, एक्चुअली क्या था, इस साल एक्चुअली कितने हो गए क्या 20% बेड, पता चला 26% हो गए। ठीक है, तो फिर इस बार थोड़ा सा बढ़ाओ। पता चला 5% ही हुए थे, 15% का प्रोविजन तो ओवर था, भैया प्रोविजन इस बार बनाओ ही मत। तो रिव्यू तो करना पड़ेगा ना कि आउटकम ऑफ द ऑडिट एविडेंस रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर क्या है। अब मैं आपको बताता हूं एक बहुत ही बेहतरीन किस्सा। मेरा क्लाइंट मेरे पास आता है ऑडिट करवाने के लिए और ऑडिट करवाने के लिए वो बोलता है कि सर ये ऑडिट आपको करना है। मैंने कहा ठीक है मैं ये ऑडिट कर देता हूं, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन ये इन्वेंट्री की तुम्हारा वैल्यूएशन मेरे को कम दिख रहा है 31 मार्च का। नहीं सर ओपनिंग बैलेंस कम। कह रहे ओपनिंग बैलेंस तो तुम्हारा इन्वेंट्री तो बहुत ही कम थी पिछले साल, इस साल काफी ज्यादा इन्वेंट्री, लास्ट ईयर इतनी कम इन्वेंट्री क्यों थी? और सर बिल्कुल नहीं बिक रहा था माल और बहुत ही मतलब मार्केट की प्राइस तो लास्ट ईयर बहुत ही डाउन थी।
मैंने कहा अच्छा। अपने आर्टिकल को बोला, मैंने कहा बेटा एक काम कर, इसका जो ओपनिंग बैलेंस के अंदर जितने भी फिनिश गुड्स बिके हैं, है ना, ओपनिंग बैलेंस वाले, वो अप्रैल मई में बिके होंगे। जरा अप्रैल मई की इनवॉइसेस तो देख, क्या ये वाकई में उसी वैल्यू पे बिके जिस पे इसने दिखाए थे। थोड़ी देर बाद आर्टिकल आया और बोला सर मजे ले रहा है ये आदमी, इसने अपनी इन्वेंट्री को राइट डाउन कर दिया, बहुत भयंकर, ओपनिंग स्टॉक बहुत कम कर लिया, और अब जो सेल बुक हो रही है वो सेल तो 3 गुना पे बुक हो रही है जो इसकी कॉस्ट दिखाई है इसने क्लोजिंग स्टॉक में। मतलब इसने ओपनिंग बैलेंस में ही गड़बड़ कर दी है सर। 540 से मेरे को 510 पे जाना पड़ा। तो आप ऐसे एस्टिमेट को तो चेक कर ही सकते हो ना, रिव्यू तो कर लो लास्ट ईयर जो तुमने एस्टिमेट बनाया, आप इस बार क्या हुआ उसका। लास्ट ईयर तुम बोल रहे थे हमारे स्टॉक की एनआरवी इतनी है, साला बताओ ना इस बार क्या है तुम्हारे स्टॉक की एनआरवी, हम भी तो देखें। दिस इज हाउ वी कैन डू दैट। तो कहने का मतलब यूं है सर कि सबसे पहले मैं अंडरस्टैंडिंग करूंगा एंटिटी की, एंटिटी के बिजनेस की, उसके बाद देखूंगा एफआरएफ क्या कहते हैं, फिर मैनेजमेंट से बोलूंगा। तो ये तो मेरी हो गई इनहेरेंट रिस्क। उसके बाद मैं मैनेजमेंट से पूछताछ कर रहा हूं, मैनेजमेंट आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो कहां कहां एस्टिमेट की जरूरत है। सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं तो क्या आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि यहां एस्टिमेशन भी चेंज होगा। मेथड क्या लगाते हो, रेलेवेंट कंट्रोल क्या लगाते हो, एक्सपर्ट को यूज करते हो क्या, कंसिस्टेंसी चेक करते हो क्या, और जो एस्टिमेट लेने में मटेरियल अनसर्टेनिटी होती है उसको फिर आप कैसे एड्रेस करते हो। फिर प्रीवियस ईयर जो बने हुए थे अकाउंटिंग एस्टिमेट उनको आप वापस चेक करके देखते हो क्या। हाँ आज फिर तो ठीक है, मतलब ROMMSS ओके, तो ठीक है। आपने ग्रेच्युटी का जो प्रोविजन बनाया है, मैंने सबसे पहले देखा कि आपके यहाँ ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल है। यस। एफआरएफ ने बोला है AS15 ने कि ग्रेच्युटी का प्रोविजन होना चाहिए। यस। मैंने मैनेजमेंट से बोला कि जितने भी एम्प्लॉइज आपके यहाँ आते हैं और ज्वाइन करते हैं और जिनको 5 साल से ज्यादा हो जाते हैं उनकी आप चेंज इन सर्कमस्टांसेस, मतलब वो 4 साल से 5 साल हो गए तो वो भी ग्रेच्युटी में आ जाएंगे। उसके लिए आपने क्या कंट्रोल रखे। मैनेजमेंट ने बताया हमने ये सब कंट्रोल रखे। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब आप ये बताइए कि आप ये ग्रेच्युटी कैसे देख रहे हैं। हमने एक्सपर्ट अपॉइंट कर रखा है। गुड। एक्सपर्ट को जो इनपुट जा रहा है उस पर क्या कंट्रोल है। भाई सर उस पर बिल्कुल रेलेवेंट कंट्रोल लगे हुए हैं उसके ऊपर। एक्सपर्ट जो मेथड लगा रहा है उस पर क्या कंट्रोल है। भाई एक्सपर्ट की मेथड तो एक्सपर्ट लगाएगा, हम तो सिर्फ इतना देख सकते हैं कंसिस्टेंसी फॉलोड है कि नहीं है। अगर कंसिस्टेंसी फॉलोड है तो देयर इज नो पॉइंट। क्या आपने एक्सपर्ट से पूछा कि इतना अनसर्टेन ग्रेच्युटी का प्रोविजन होगा, हाउ ही कैन बी श्योर अबाउट ग्रेच्युटी इन सच अ मैनर, देन ही विल एक्सप्लेन अस। फिर पिछली बार का जो प्रोविजन ग्रेच्युटी का बना था उसमें से कितना अभी यूज हुआ और क्या एक्चुअल अजम्पशन था और कहीं मेथड या अजम्पशन में चेंज की जरूरत तो नहीं है। हाँ वो भी देखूंगा मैं। अब मैं अपनी ऑडिट प्रोसीजर लगाऊंगा। मैं बोलूंगा लाओ जी एक्सपर्ट का सर्टिफिकेट दो। चलो इस एक्सपर्ट के सर्टिफिकेट में मुझे बताओ कि डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का अमाउंट क्या दिया गया, ओपनिंग में क्या दिया गया, क्लोजिंग में, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इसको उठा के P&L में डाला कि नहीं डाला। बोला से डाल दिया। चलो डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स जो हैं जिनमें इन्वेस्ट किया गया उनका ओपनिंग बैलेंस क्या था, उनका क्लोजिंग बैलेंस क्या है, उन दोनों के बीच में वैल्यूएशन में जो डिफरेंस आया है उसको P&L में डाला कि नहीं, गेन की तरह डाल दिया। एक्चुअल वैल्यूएशन हर 3 साल में हुआ कि नहीं हुआ। क्या एक्चुअल गेन और एक्चुअल लॉस को प्रॉपरली डेबिट क्रेडिट किया, हाँ किया। दैट मीन्स आई एम टेकिंग केयर ऑफ वेदर द FRF हैज बीन कंप्लाइड विथ और नॉट। मैं सिर्फ ये टेक केयर कर रहा हूं कि FRF कंप्लाइड हुआ या नहीं हुआ। ओके। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 के अंदर जो पॉलिसीज यूज की जा रही थी वो वही है।
यूनिट प्रोजेक्ट कॉस्ट मेथड अलाउड है, यूपीसीए अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15। तो क्या यूनिट प्रोजेक्ट कॉस्ट मेथड ही यूज की गई है फॉर द पॉलिसी? कोई और अल्टरनेटिव थे क्या? बोले हाँ सर, उसमें 2 अल्टरनेटिव और थे। एक पे एज यू गो का अल्टरनेटिव भी है छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये तो ऑर्गेनाइजेशन छोटी है, मैनेजमेंट ने क्यों रिजेक्ट कर दिया उस अल्टरनेटिव को? सर मैनेजमेंट का कहना था कि वो फेयर वैल्यू पे जाना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अगर मैनेजमेंट रिजेक्ट भी कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करो ऑडिटर, तुमको अगर लगता है कि यार ये मैनेजमेंट का जो आदमी, जो एक्सपर्ट मैनेजमेंट ने रखा है, ये बायस्ड है और ये सही जानकारियां नहीं दे पा रहा है, तो टेंशन मत लो। आप अपना एक्सपर्ट अपॉइंट करके सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले लो जी, आपको कौन रोक रहा है? आप अपनी तरफ से एक्सपर्ट अपॉइंट कर लो, उस एक्सपर्ट से, ऑडिटर से एक्सपर्ट कर लो, उससे इवैल्यूएशन ले लो। हु इज स्टॉपिंग यू टू डू दैट? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाओ, चीजों को अपने कब्जे में करो, दैट इज इट। ओके सर, अब मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अकाउंटिंग एस्टिमेट के बारे में मिल गए, तो मिल गए तो बहुत अच्छी बात है। अनक्वालिफाइड ओपिनियन दे दो। सर मुझे नॉन परफॉर्मिंग एसेट के प्रोविजनिंग नॉर्म्स के अंदर सबस्टैंडर्ड एसेट्स के प्रोविजन में गड़बड़ मिली है, तो मैनेजमेंट एंड दोष शायद विद गवर्नेंस को सूचना दो कि गड़बड़ है, उसको सुधारो। सुधारते तो ठीक, नहीं सुधारते क्वालिफाई कर दो। भैया जो भी रिपोर्टिंग होगी दैट वी वुड डू इन 700, 705 एंड 706, नॉट हियर। और अकाउंटिंग एस्टिमेट देखने के लिए आप जब इंडिपेंडेंट एस्टिमेट लगाते हो तो एक काम और कर सकते हो ना यार। देखो बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं आपको, विंडो ड्रेसिंग जिसको कहते हैं। तुम्हें तो 31 मार्च के दिन प्रोविजन बना दिए मैनेजमेंट ने, अभी तुम्हारा ऑडिट तो अगस्त तक चलता है, चलो जुलाई तक चलता है, तो इस बीच अप्रैल मई जून का क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ गया होता है। तुम उस क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट से देख सकते हो कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी जो 31 मार्च की थी उनका वैल्यूएशन सही है कि नहीं है। ये भी तो एक तरीका है, सब सीक्वेंट इवेंट को देखते हुए इवेल्युएट कर लेना, ये भी एक तरीका है। तो बहुत तरीके हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट को चेक करने के सर। पहले आरएपी लगाओ, आरओएमएस डिफाइन कर लो, फिर एफएपी लगा लो, और उसके बाद सीधी ऑडिट प्रोसीजर लगा दो। यही तो हो रहा है सब दूर अपने, और हो क्या रहा है। आइए मैं आपको प्रैक्टिकल की तरफ लेके चलता हूं अकाउंटिंग एस्टिमेट के बारे में। जीएमआर को आप अच्छे से जानते हो, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली एविएशन के अंदर हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा काम जो है जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड संभालती है। जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो रिपोर्ट है, हालांकि ये तो कंसोलिडेटेड रिपोर्ट है, डजंट मैटर, लेकिन क्वालिफाइड ओपिनियन के अंदर उन्होंने एक बहुत अच्छी बात डाली, बड़ी जबरदस्त क्वालिफिकेशन है। एज detailed in note number 13.7 to the accompanying standalone financial statement for the year ended on 31st March 2015, company through its subsidiary GMR Infrastructure Mauritius Limited has an investment of 228 crores including equity capital of 145 crore and share application money of 82.5 crore towards 77% equity shareholding in GMR Male International Airport Private Limited. Male International Airport Private Limited. Further, GIML has towards loan taken by GMIAL and company, and the company has given corporate guarantee of 2475.11 crore to the lenders in connection with the borrowings made by GMIAL. सर क्या हुआ? GMIL तो हमारी GMR इंफ्रास्ट्रक्चर मॉरिशस लिमिटेड कंपनी है, उसने एक सब्सिडरी बनाई जिसका नाम रखा GMR माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। उस सब्सिडरी ने माले एयरपोर्ट को अपने
अथॉरिटी में लिया और माले एयरपोर्ट का डेवलपमेंट करना चाहा। वहां से 2475 करोड़ रुपए का लोन ले लिया। अब माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को लोन देने के लिए तैयार बैंक तब हुए जब उसकी होल्डिंग ने उसकी गारंटी दी, तो भैया होल्डिंग ने गारंटी दे दी। अब जो एग्रीमेंट साइन हुआ था entered into between GMIAL Maldives Airport Company Limited and Ministry of Finance and Treasury of Republic of Maldives, ये जो माले एयरपोर्ट बना और मालदीव्स की गवर्नमेंट के साथ इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम माले एयरपोर्ट को एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन और ऑपरेशनल बनाने के लिए आपसे एग्रीमेंट कर रहे हैं। बाद में पता चला गवर्नमेंट ने उठाया, 25 साल का एग्रीमेंट था, बाद में वहां गवर्नमेंट को कुछ हुआ और उन्होंने कह दिया कि साहब ये एग्रीमेंट तो वॉइड एब इनिशियो है। वहां की गवर्नमेंट ने उस एग्रीमेंट को वॉइड एब इनिशियो कह दिया। बताइए, हमने एक कंपनी खड़ी की, उस कंपनी में हमने इतने सारे करोड़ रुपए तो इन्वेस्ट किए और हमारी कॉर्पोरेट गारंटी पे उस कंपनी ने ढेर सारी लोन ले लिए और उसके बाद उस गवर्नमेंट ने उस एयरपोर्ट वाले 25 साल के कॉन्ट्रैक्ट को बोल दिया साहब ये तो वॉइड है। क्या क्या होता है दुनिया में बताओ। और हम साला भी अकाउंटिंग एस्टिमेट को रोते रहते हैं छोटी छोटी चीजों की। अब यहां पर हमारी जो कंपनी है GMIAL ने आर्बिट्रेशन प्रोसेस सीख किया वहां पर कि उस एग्रीमेंट को आप एब इनिशियो नहीं मान सकते। आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल ने उसको देखा, कंपेयर किया और कहा हाँ भाई ये वॉइड एब इनिशियो नहीं है। हमने कहा जब ये वॉइड एब इनिशियो नहीं है तब इसको वॉइड एब इनिशियो बोला ना, अभी हमको डैमेज चाहिए। हमने डैमेजेस को क्लेम डाल दिया। अब वो लिख रहे हैं however the quantum of damages is yet to be decided and accordingly pending final outcome of the arbitration such investment have been carried at cost in a standalone financial statement and management is of opinion that GMIAL will be able to recover at least carrying value of the assets of 1486.96 crore including claim recoverable 1145.16 crore as on 31st March 15. Further, GMIAL has executed work construction in GADL International Limited, फिर वो एक और चालू हो गई। अब ये क्या है, ये इतनी बड़ी कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इसके क्लेम भी चलते रहते हैं, इसके लिटिगेशंस भी चलते रहते हैं, इसके कॉन्ट्रैक्ट्स भी चलते रहते हैं। अब इन सब के पचड़ों में ऑडिटर को कई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। जब ऑडिटर को कई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है तो फिर वो अच्छा आप इसके एनुअल रिपोर्ट पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा बेचारा ऑडिटर तो असहाय है। यहाँ पे पहला एयरपोर्ट ये, दूसरा एयरपोर्ट ये, तीसरा एयरपोर्ट ये रहा। और तीसरे एयरपोर्ट का तो आप कंपनी नाम पढ़ोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। इस्तांबुल में कहां इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा। इस्तांबुल में इन्वेस्टमेंट कर रखा है अनोनिम सिक्रेटी, उसका नाम देखिए आप क्या है, सबीहा गोपन, पढ़ ही नहीं सकते आप, हवाली मनी यात्रिम यापिम वे इंस्तेमे ओनी सिक्री ISG लिख दिया। इतना इन्वेस्टमेंट वहां भी कर दिया, वहां की सेल कंसिडरेशन जो है वो रिसीव हुआ और चल रहा है उनका लफड़ा। आप कभी पढ़ना उपन्यास की तरह, बिल्कुल अल्फ्रेड हिचकॉक का डॉक्यूमेंट। अब उसके बाद वो ऑडिटर बेचारा बोल रहा है कि सब्जेक्ट टू 1 and 2 हम क्वालिफाइड ओपिनियन देते हैं, क्योंकि ये जितने भी एस्टिमेट है हम लगा ही नहीं पा रहे कि कितने क्या एस्टिमेट, सब एस्टिमेशन बेसिस है, क्योंकि ये तो कंपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी। मैं तो आपको खाली एक प्रैक्टिकल दिखा रहा था कि कभी आपको अगर मजा आए तो आप इस सरी की बैलेंस शीटें उठा के पढ़ना चालू करो, आपको समझ में आएगा कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कितना भयंकर है इस स्टैंडर्ड का। इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं उनकी एस्टिमेटेड वैल्यू, क्लेम लगा रखे हैं उनकी एस्टिमेटेड वैल्यू, क्लेम लगा रखे हैं जहां उनकी रिकवरेबल कॉस्ट, जितनी कॉस्ट हमने वहां पे कर दी उसकी रिकवरेबल कॉस्ट, ये तो सब मिला के बहुत ही जम के लफड़ा है। इसे कहते हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट की रिपोर्टिंग। हालांकि अकाउंटिंग एस्टिमेट की रिपोर्टिंग अपन और देखेंगे जब अपन ऐसे 700 में जाएंगे। May 19 की रिविजनरी में एक प्रॉब्लम दिया हुआ है।
A Private Limited is engaged in the business of real estate. The auditor of company requested the information from management to review the outcome of accounting estimate, like estimated cost considered for percentage completion, etc., including the prior period financial statement and their subsequent re-estimation for the purpose of current period. Management refused the information to the auditor, saying that review of prior period information should not be done by the auditor. Please advise. रियल एस्टेट के बिजनेस में है, ऑडिटर ऑफ द कंपनी ने रिक्वेस्ट किया कि हमें आपका आउटकम ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट देखना है, इंक्लूडिंग प्रायर पीरियड। अभी अभी जो मैंने आपसे बात खत्म की लास्ट में, मैंने आपको क्या कहा था, मैं जब इस साल के एस्टिमेट्स को देखूंगा तो मैं प्रीवियस ईयर के एस्टिमेट्स के आउटकम का रेफरेंस लूंगा कि लास्ट ईयर आपने जो प्रोविजन बनाया था उसके बनिस्बत इस बार एक्चुअल में क्या हुआ, ताकि मैं इस बार के प्रोविजन को प्रॉपरली एस्टिमेट कर पाऊं। उस लाइन को अब लाइन अपनी पकड़ में आ गई कि लाइन बड़ी छोटी सी है, लेकिन हाउ शुड आई राइट इट? व्हाट इंस्टीट्यूट आस्क्ड मी, सर मैं बोलूंगा अकाउंटिंग एस्टिमेट की मेरी ड्यूटी क्या है, उसके लिए मैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर क्या लगाऊंगा। अब मेरे को आरएपी लगाने की जरूरत नहीं, मुझे सीधे क्या लगानी है, एफएपी। तो पहले तो मैं लगाऊंगा ड्यूटी और उसके बाद लिख दूंगा एफएपी, काम खत्म। आइए देखो क्या लिखा है, 12A का आंसर देखो आप। As per SA 540, auditing accounting estimate including fair value accounting estimate and related disclosure, auditor shall review the outcome of the accounting estimate including the prior period financial statement or where applicable their subsequent re-estimation for the purpose of current period. The nature and extent of auditor's review takes account of nature of accounting estimate and whether the information obtained from the review would be relevant to identify the assessing the risk of material misstatement of accounting estimate made in current period financial statement. The outcome of an accounting estimate will often differ from the accounting estimate recognized in the prior period financial statement. By performing the risk assessment procedure to identify and understand the reason for such difference, auditor may obtain information regarding effectiveness of management's prior period estimation process and its result. कहने का मतलब यह है कि मैं आंसर में लिखूं क्या, अपन आंसर में क्या लिखें। इन्होंने लिखा इट्स ओके, हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले ऐसे 540 ने हमसे कहा कि हम सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लें कि अकाउंटिंग एस्टिमेट्स रीजनेबल है। ये लाइन नहीं आएगी तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। सर इन्होंने तो दिया ही नहीं, ये बीओएस के आंसर हैं, ये एग्जामिनेशन कमेटी के आंसर नहीं है। मैं आपको तमाम बार बता चुका हूं, इन रिविजनरी को, इन सजेस्टेड को पढ़ने से पहले ही वो डिस्क्लेमर दे देते हैं कि ये आंसर जो हम दे रहे हैं ये हमारी फैकल्टी ने तैयार किए हैं, एग्जामिनेशन कमेटी के आंसर बेसिस नहीं है इन इवैल्यूएशन का। इसलिए हम क्या लिखेंगे आप मुझसे सुनो। सबसे पहले 540 का ऑब्जेक्टिव, उसके बाद हम क्वेश्चन के अंदर दी गई लैंग्वेज को एज इट इज इनकॉर्पोरेट करेंगे। क्वेश्चन नहीं दिया है कि प्रीवियस ईयर के एस्टिमेट्स के हिसाब से उसको रिव्यू करना है ताकि इस ईयर का एस्टिमेट लिया जा सके, तो वो हम लिखेंगे। अब प्रीवियस ईयर के अकाउंटिंग एस्टिमेट को ध्यान में रखते हुए करंट ईयर के अकाउंटिंग एस्टिमेट में आपको क्या हेल्प मिलेगी, तो हम कहेंगे प्रीवियस ईयर जो अकाउंटिंग एस्टिमेट लगाया गया था उसमें जो मेथड और अजम्पशन यूज की गई थी, उसमें जो अजम्पशंस लिए गए थे, उसमें जो अप्रोक्सीमेशंस किए गए थे, जो इस साल एक्चुअल में अगर सही नहीं उतरे हैं तो वो मेथड और अजम्पशन इनएप्रोप्रिएट है। इस साल उन अकाउंटिंग अजम्पशंस को लेते समय उन मेथड एंड अजम्पशन में चेंज करना चाहिए।
और इस साल के एस्टिमेशन को रीजनेबल बनाने के लिए प्रीवियस ईयर के एस्टिमेशन में हुई गलतियों को सुधारा न जाना चाहिए। वो ही लिखा है यहां पे, ये लिखा देखो, information regarding effectiveness of the management prior period estimation process from which the auditor can judge the likely effectiveness of the management current process। तुम्हारी current process से accurate नहीं बोलूंगा, estimate बना रहे, फिर भी reasonable estimate तभी आएगा ना जब पुरानी गलतियों से तुम सबक लोगे। इसलिए मुझे री-एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी तो देखनी पड़ेगी ना। So the review of prior period accounting estimate may also assist the auditor in current period in identifying the circumstances or conditions that increase the susceptibility of accounting estimate to indicate the presence of possible mismanagement bias। अगर आप पिछली बार भी एस्टिमेट ऐसे ही बना के लाए, इस बार भी एस्टिमेट ऐसे ही बना के ला रहे हो, यानी आपकी इच्छा ये है कि आपको मिस स्टेटमेंट रखना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इसलिए अगर मैनेजमेंट, अच्छा उसके बाद कंक्लूजन दिया ही नहीं, अब तो हम ये कहेंगे अगर मैनेजमेंट रोकता है तो हम सीधे दोष शायद विद गवर्नेंस को इंटीमेट करेंगे अंडर सेक्शन 260 में, और उनसे कहेंगे कि अगर इन्होंने हमें ये एस्टिमेशन के डिटेल्स नहीं दिए तो हम अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाई करेंगे क्योंकि हमारे रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट आ रहा है। ये लिखना था वहां पे अपने को, ये नहीं लिखना जो नीचे फालतू बातें लिखी हुई है। तो अपने कंटेंट में क्या आया, 540 का ऑब्जेक्टिव, फिर महत्व क्या है प्रीवियस ईयर के अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की रियलिटी चेक करने का, और इस ईयर आपको क्या हेल्प मिलेगी उस रियलिटी चेक के रिजल्ट से, और अगर मैनेजमेंट आपको नहीं करने देता है तो ये रिस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप है, और अगर ये रिस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप है तो हम क्या करेंगे, हम अपनी रिपोर्ट देंगे। इसको मत रट लेना, ये रटने की चीज नहीं है। कई लोग ये कंप्लेंट करते हुए पाए गए हमने तो वैसा ही लिखा जैसा सजेस्टेड में लिखा था, फिर भी नंबर नहीं मिले। तो कहां से मिलेंगे? किसने कहा आपको कि सजेस्टेड के आंसर्स आर दी ओनली बेसिस फॉर वैल्यूएशन इन एग्जाम? कहा किसी ने आपको? मैक्सिमम बच्चे शिकायत करते हुए मिलते मेरे को, सर सजेस्टेड में लिखा था मैंने भी वैसे ही लिखा, नंबर नहीं मिले। भाई सजेस्टेड मतलब उन्होंने एक सजेशन दिया है कि ऐसा आंसर बनाया जाता है, इट्स नॉट सर्टिफाइड आंसर। और आंसर सब्जेक्टिव होता है बेटा। ये लैंग्वेज कौन लिख सकता है, टेल मी, इन होल इंडिया, वेदर एवरीबडी विल राइट दिस लैंग्वेज ओनली? दिस लैंग्वेज इज ऑफ द फैकल्टी ऑफ द BOS। ये उनकी लैंग्वेज, मेरी लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया, आप आपकी लैंग्वेज में लाओगे, सेंस ऑफ द आंसर तो वही आएगा ना जो चाहिए। एग्जामिनर को क्या चाहिए, 540 का ऑब्जेक्टिव क्लियर बच्चे को, हाँ। प्रीवियस ईयर के एस्टिमेशन क्यों देखना है इसको ये क्लियर है, हाँ। मैनेजमेंट ने रिस्ट्रिक्शन डाला, इसने लिखा, हाँ। इस रिस्ट्रिक्शन से इसकी रिपोर्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, इसने लिखा, हाँ। नंबर दे दो। हम कोई आपको वर्ड सर्च करके नंबर थोड़ी देंगे या इंस्टीट्यूट में कि वर्ड सर्च पे लगा दिया, ये वर्ड लिखा होगा तो नंबर मिलेंगे, ये वर्ड नहीं लिखा होगा तो नंबर नहीं मिलेंगे। सर एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड हो रहा है, आपको स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन पर मार्क्स दिए जा रहे हैं, आप कितने तरीके से उसको अप्लाई कर पाते उस पर मार्क्स दिए जा रहे हैं। डोंट वरी अबाउट दैट कि आपका क्या होगा। मई 16 में आपको ये क्वेश्चन पूछा, नवंबर 16 में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया 5 मार्क्स में। फंडामेंटल टेस्ट किए जाते हैं डियर आपके। विथ रेफरेंस टू स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग स्टेट द एग्जांपल्स ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट दैट मे हैव हाई एस्टिमेट अनसर्टेनिटी। मेरा एक्सप्लेनेशन याद आया? हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, इम्पेयरमेंट, रिवैल्यूएशन। अभी वो GMR का हमने देखा कि लॉ सूट फाइल हुआ है, अभी उसका आउटकम क्या आएगा मेरे को क्या मालूम। आर्बिट्रेशन हो रहा है, उस आर्बिट्रेशन में हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे ये हाईली अनसर्टन है। सो
high estimation uncertainty, it means where the outcome cannot be predicted reasonably. There can be series of outcome attached to an event, then we would say it has high uncertainty in estimation. क्या बोल रहा हूं मैं ये लाइन हमेशा ध्यान रखना. जब एक फ्यूचर में होने वाले इवेंट के रेंज ऑफ आउटकम हो, एक दो आउटकम नहीं हो, रेंज ऑफ आउटकम हो, और उन रेंज ऑफ आउटकम की भी प्रोबेबिलिटीज अलग अलग हो, तो हम कहेंगे दिस इज हाईली अनसर्टन एस्टिमेशन. दूसरी बात ध्यान रखना, अगर आप इस बार एस्टिमेट बना रहे हो और पिछला कोई हिस्ट्री आपके पास मौजूद नहीं है कि ये एस्टिमेशन किस तरीके से बिहेव करता है. फर्स्ट टाइम वी आर मेकिंग एन एस्टिमेट बिकॉज दिस सिचुएशन केम टू अस फर्स्ट टाइम. इससे पहले हमारे पास ऐसी सिचुएशन थी नहीं. इन सच केसेस ऑल्सो देयर इज हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी. अब चाहे आप पेंडिंग लिटिगेशन या क्लेम मान लो, चाहे प्रोजेक्टेड कैश फ्लो अंडर द वैल्यू इन यूज जो हम देखते हैं वो मान लो, चाहे आप नॉन साइंटिफिक तरीके से एस्टिमेट किए गए एस्टिमेट मान लो, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. कैसे ले लिया आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट? बोले सर वो मोर देन 6 मंथ जो थे उन सबको डाउटफुल मान लिया. अरे किसी को वाकई में फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, दिल में पैसे देने की चाहत होगी, अभी पैसे नहीं होंगे, हाउ कैन यू एस्टिमेट लाइक दिस? अगर ऐसे एस्टिमेट बना लिए हैं जो कैलकुलेटेड नहीं है यूजिंग रिकॉग्नाइज मेजरमेंट टेक्निक से, तो वहां हाई अनसर्टेनिटी हो जाती है. पिछले साल जो एस्टिमेट बना और इस साल जो एस्टिमेट बना, उन दोनों में बहुत, पिछले साल जो एस्टिमेट बना और इस बार जो एक्चुअल में हुआ उनमें भयंकर वेरिएशन है. और मैनेजमेंट फिर उसी बेसिस पर क्या बना रहा है? एस्टिमेट. जो अभी अपन ने बात की, अगेन द सेम आंसर कि हाई अनसर्टेनिटी हो जाएगी. अगर पिछली बार जो है मेथड एंड अजम्पशन यूज करके एस्टिमेट बनाया जो इस बार गलत प्रूव हुआ, आपने फिर उन्हीं मेथड अजम्पशन को लेकर वापस एस्टिमेट बना लिया बिना किसी चेंज के, फिर गड़बड़ हो गई. दैट इज हाई अनसर्टेनिटी. तो अब इन्होंने हाई अनसर्टेनिटी के लिए क्या लिखा? रेंज ऑफ आउटकम हो, जैसे पेंडिंग लिटिगेशन क्लेम में होती है, फ्यूचर कैश फ्लो में डिपेंड कर, फ्यूचर कैश फ्लो में होती है, अनरिकॉग्नाइज टेक्निक से अगर कोई एस्टिमेशन बने हैं, प्रीवियस एस्टिमेट से कोई सबक नहीं लिया गया है. ये सारी सिचुएशन मिलकर आपको क्या बताती हैं? हाई अनसर्टेनिटी. और आप इसमें 3 4 5 एग्जांपल अपने जोड़िए. खाली इन 3 से काम नहीं चलेगा. ये तो 3 एकेडमिक उठा के कहीं से भी छाप के डाले. आप अपना दिमाग लगाइए. हाई अनसर्टेनिटी के 2 3 4 एग्जांपल भी कोट कीजिए वहां पर. यू हैव टू कोट एटलीस्ट 2 or 3 एग्जांपल्स ऑफ हाई एस्टिमेट अनसर्टेनिटी. जैसे असेट इंपेयर हो रही है तो उसका नेट कैश फ्लो क्या रहेगा, रेसिडुअल वैल्यू एक्सपेक्टेड कितनी रहेगी, नेट सेलिंग प्राइस कितनी है, रिकवरेबल अमाउंट कितना है, हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिकवरेबल अमाउंट को जब हम कंपेयर करेंगे तो इंपेयरमेंट लॉस आएगा. हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी. लेकिन लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी कहां आ जाएगी? जब एक्चुरियर साइंटिफिक मेथड लगाकर ग्रेच्युटी का वैल्यूएशन करेगा. लेकिन एक्चुरियर से ग्रेच्युटी का वैल्यूएशन नहीं करवाया, किसी और से ग्रेच्युटी का वैल्यूएशन करवा लिया जिसने कोई साइंटिफिक मेथड नहीं लगाई है, हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी आ जाएगी वहां पे. वेरी सिंपल. अगला क्वेश्चन 2011 में 6 मार्क्स का आया था. While auditing Z Limited, you observe certain material financial statement assertions have been based on estimates made by the management. Auditor, how do you minimize the risk of material misstatement? बहुत बढ़िया. सारी की सारी प्रोसीजर लिख के आओ, काम खत्म. That is known as SA 540.
तो 540 के अंदर बेसिक कंटेंट क्या हुआ? अकाउंटिंग एस्टीमेट क्या होता है? अकाउंटिंग एस्टीमेट में ऑडिट रिस्क ज्यादा क्यों होती है? अकाउंटिंग एस्टीमेट में इस ऑडिट रिस्क को रिड्यूस करने के लिए ऑडिटर को सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना चाहिए कि ये अकाउंटिंग एस्टीमेट रीजनेबल है। साथ में उसे प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर देखना चाहिए कि वो सही है या नहीं है। ऑडिटर को अकाउंटिंग एस्टीमेट का ऑडिट करते समय रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगानी चाहिए और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगानी चाहिए। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में सबसे पहले ऑडिटर को नॉलेज लेना चाहिए क्लाइंट के बिजनेस का कि वो कैसा है, उसमें एस्टिमेशन की जरूरत कितनी पड़ती है। मैनेजमेंट को इस बात का नॉलेज है कि वो एस्टिमेशन क्या होंगे, क्या मैनेजमेंट ने अपनी इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर लगा रखी है उन चीजों को रिकॉग्नाइज करने में जहां जहां एस्टिमेशन लगते हैं। मैनेजमेंट के एस्टिमेशन प्रोसेस क्या है, मैनेजमेंट उस एस्टिमेशन के लिए जो इन्फॉर्मेशन लेता है वो इन्फॉर्मेशन रिलायबल है, ये मैनेजमेंट को कैसे पता लगता है। मेथड जो यूज की जा रही है वो मेथड अप्रोप्रिएट है, ये मैनेजमेंट कैसे पता लगाता है। अजम्पशन जो मैनेजमेंट यूज कर रहा है वो अजम्पशन प्रॉपर है, ये मैनेजमेंट कैसे पता लगाता है। क्या मैनेजमेंट एक्सपर्ट का यूज करता है फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग एस्टिमेट, और मैनेजमेंट के इसके अप्रूवल करने की प्रोसेस क्या है, और मैनेजमेंट क्या प्रीवियस ईयर के एस्टिमेट से कुछ सबक लेके कुछ करता है या नहीं करता है। ये सब आरएपी है। इसके बाद आती है एफएपी। ऑडिटर के पास दो तरीके के एस्टिमेट होते हैं, एक शॉर्ट टर्म एस्टिमेट होते हैं, एक लॉन्ग टर्म एस्टिमेट होते हैं। शॉर्ट टर्म एस्टिमेट जो 2-3 महीने के अंदर ही होने वाले होते हैं उनको तो ऑडिटर अगले साल की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जाकर विंडो ड्रेसिंग कर लेता है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म एस्टिमेट्स होते हैं सबसे पहले ये देखता है कि क्या साइंटिफिक मेथड यूज की गई है, क्या कंसिस्टेंट मेथड यूज की गई है, क्या एक्सपर्ट के वर्क को यूज किया गया है, कहीं मैनेजमेंट बायस तो नहीं है। अगर लगता है कि टेक्निकल मेथड यूज नहीं है, हाई रिस्क हो जाती है। अगर लगता है साइंटिफिक मेथड यूज नहीं है, हाई रिस्क हो जाती है। अगर लगता है कि एक्सपर्ट का वर्क का यूज नहीं है लेकिन रेंज ऑफ आउटकम बहुत है, मटेरियल अनसर्टेनिटी आ जाती है। इसके बाद ऑडिटर को बोला कि पिछले साल जो एस्टिमेट बनाए गए थे उन एस्टिमेट्स को लो, उन एस्टिमेट्स के बेसिस को चेक करो, उन एस्टिमेट के बेसिस को चेक करने के बाद ये देखो कि एक्चुअली इस साल के अकाउंटिंग एस्टिमेट में क्या इफेक्ट आया। अगर आपको लगता है कि प्रीवियस ईयर के अकाउंटिंग एस्टिमेट सही नहीं थे, इस ईयर के अकाउंटिंग एस्टिमेट जो है प्रीवियस ईयर के अकाउंटिंग एस्टिमेट सही नहीं थे क्योंकि जो एक्चुअली में हुआ वो गलत हुआ, तो इस साल के अकाउंटिंग एस्टिमेट को बनाते समय मैनेजमेंट ने उन गलतियों से कुछ सबक लेके नए कोई चेंज किए या नहीं किए। अगर नहीं किए तो फिर से यहाँ पर हाईली मटेरियल अनसर्टेनिटी आ गई है। इस बेसिस पे तो फिर ऑडिटर को अपना एक्सपर्ट बुला लेना चाहिए, उसको लगाना चाहिए और उसको कहना चाहिए कि तुम अकाउंटिंग एस्टिमेट के बारे में मुझको बताओ। साथ ही साथ ऑडिटर को फिर देखना चाहिए कि हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर अकाउंटिंग एस्टीमेट के बारे में, डिस्क्लोजर के बारे में बात की गई है। क्या प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर अकाउंटिंग एस्टीमेट्स का जो किया गया है वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट SF 540। आज के दो छोटे छोटे स्टैंडर्ड थे 510 एंड 540। इनके बारे में अभी रिपोर्टिंग वाला पैराग्राफ बचा है। रिपोर्टिंग वाले पैराग्राफ को अपन कवर करेंगे कहा, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 700 सीरीज में। अगली किस्त में अब जो हम लेने वाले हैं वो है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 550 एंड 560, दैट इज सब्सिक्वेंट 550 रिलेटेड पार्टी एंड 560 सब्सिक्वेंट इवेंट, जो कई बार पूछे जाते हैं और दोनों बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। So in the next session we would have that. Till then, goodbye.